Everyone, this is Gaurav. Today discussion on additional case study. Case study 1. This case study issued by the ICI in 2020 अप्रैल. आप इस केस स्टडी को डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो और ये जो मैंने ब्रीफ किया है इसको भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो. जो ये एडिशनल केस स्टडी ICI के द्वारा इशू की गई है, आज हम केस स्टडी 1 को डिस्कस करने वाले हैं. जो केस स्टडी फर्स्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस स्टडी है. वाई कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इट्स इन्वॉल्व्स ऑल द एक्ट्स. मीन्स दैट जो हमारे इकोनॉमिक लॉ है ना, पेपर 6D, उसके अंदर 6 एक्ट हैं. ऑल द 6 एक्ट आर यूज इन दैट केस स्टडी. मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जो 6 के 6 एक्ट हैं उनमें से सब में से पूछे गए हैं. फैमा के अंदर से भी पूछे गए हैं, IBC के अंदर से भी, PMLA, कंपटीशन एक्ट और रेरा और PBTBA. इसलिए मैंने क्या किया है, इस केस स्टडी को सिलेक्ट किया है. अब हम मूव करते हैं इस केस स्टडी की तरफ. केस स्टडी 1. मिस्टर आर गुलाटी इज अ रियल एस्टेट एजेंट. ही हैज़ अ 30 years एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट एजेंट. दे आल्सो मैनेज करते हैं ट्रस्ट. जो ट्रस्ट का नाम है इजी की एजुकेशन ट्रस्ट. और जो ये जो एजुकेशन ट्रस्ट है ये मैनेज की जाती है मिस्टर आर गुलाटी एंड हिज फैमिली मेंबर्स. और जो इजी की एजुकेशन ट्रस्ट है ये आल्सो मैनेज करती है किसको? ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज को. मिस्टर आर गुलाटी के जो ब्रदर हैं मिस्टर OP गुलाटी, उनकी एक डॉटर है अलका. दैट अलका इज इंटरेस्टेड इन द एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर दैट पर्पज दे गो टू द USA मैनहट्टन. मैनहट्टन इज अ सिटी इन USA या कंट्री इट मे बी. तो वहाँ पर वो स्टडी करने के लिए गई है. अब मिस्टर OP गुलाटी क्या प्लान करते हैं? वो प्लान करते हैं कि अलका के लिए वो ना पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं. तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, $2,60,000 फॉर हिज एजुकेशन और पर्सनल एक्सपेंडिचर ट्रांसफ़र कर देते हैं, रेमिट कर देते हैं. जो राधा है वो OP गुलाटी की वाइफ है. दे बोथ प्लान करते हैं डैट कि ऑन 21st जो बर्थडे आएगा किसका? राधा का, वो विजिट करेंगे मैनहट्टन में. जो वो विजिट करते हैं मैनहट्टन में मतलब वहाँ पर जाते हैं USA के अंदर. तो वो वहाँ पे पास होते रहते हैं किसी गली से, तो वो देखते हैं कि एक गोल्ड बेचने वाले की दुकान है. तो गोल्ड वाले की विजिट करते हैं. एट दैट प्लेस दे बाय करते हैं गोल्ड एंड गोल्ड कॉइन्स. दे आल्सो बाय करते हैं क्या? गिज्मा डिवाइस. कोई डिवाइस है लेटेस्ट, अभी तक इंडिया में लॉन्च भी नहीं है, उस वाली डिवाइस को क्या करते हैं वो बाय कर लेते हैं. जब वो वहाँ से रिटर्न होते हैं तो क्या करते हैं कि ये डिस्क्लोजर. अब क्या होता है कि अगर हम फॉरेन में कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें डिस्क्लोजर करना पड़ता है कस्टम अथॉरिटी को. पर दे क्या करते हैं, ये कुछ भी डिस्क्लोजर करते ही नहीं है और पास हो जाते हैं ग्रीन चैनल से. नो डिस्क्लोजर मेड टू द कस्टम अथॉरिटी. इसके बाद क्या होता है कि वन ऑफ द फ्रेंड्स होता है आर गुलाटी का, मिस्टर पांडे. उसका बहुत बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है. तो क्या करता है, अपने बिजनेस के लॉस को सेटल करने के लिए क्या करता है, वो अप्रोच करता है किसको? आर गुलाटी को, कि मेरी प्लॉट खरीद लो. कोई उसका प्लॉट होता है तो उसको कहता है कि प्लॉट. तो उनको नेगोशिएशन के बाद वो प्लॉट की डील 4 करोड़ पे तैयार हो जाती है. आर गुलाटी उसे परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं. वो क्या करते हैं, डील में क्या करते हैं, 2 चीज़ें रखते हैं कि जो परचेज करेंगे 4 करोड़ का वो कैश देंगे 1 करोड़ और अकाउंट पे ही चेक से देंगे 3 करोड़. वो इसके साथ एक और चीज़ और रखते हैं कि जो ये प्लॉट होगा वो उनके बेटे आलोक के नाम पे क्या होगा, फेवर में रजिस्टर्ड किया जाएगा. अब ये जो 4 करोड़ था, इस पर्पज के लिए मिस्टर आर गुलाटी को पैसे की जरूरत थी. तो फॉर दैट पर्पज दे आल्सो सोल्ड अ प्लॉट ऑफ ₹5 करोड़ का एक प्लॉट सोल्ड कर देते हैं. वो जब वो 5 करोड़ का एक प्लॉट सोल्ड कर देते हैं तो उनको प्लॉट तो सोल्ड करना पड़ता है 5 करोड़ का. अब उसको उनके पास क्या जाती है, एक्सेस मनी आ जाती है ₹1 करोड़ की. जो ये 1 करोड़ की एक्सेस मनी आई, क्योंकि 4 करोड़ तो उन्होंने किसको दे दी, पांडे जी को दे दी. बची कितनी, 1 करोड़ रुपए. तो उसको क्या कर देते हैं, वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बिजनेस में लगा देते हैं. ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बिजनेस होता है वो उसको अच्छी तरह प्रमोट करते हैं एट दैट टाइम. तो उनको क्या होता है कि प्रमोशन के बाद क्या होता है कि उनको 25% जो रिसीव हो जाता है एडवांस में फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर से. अब उनको जब इतना प्रमोशन मिलता है उस प्रोजेक्ट को, तो क्या करते हैं उसको, मतलब पहले तो उन्होंने 6 फ्लोर फ्लैट्स उसके अंदर तैयार किए थे, फिर वो उसको इंक्रीज कर देते हैं 4 फ्लोर और तैयार कर देते हैं. और क्या करते हैं कि जो अमाउंट एडवांस रिसीव होता है उसका 20% किसी एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट चल रहा था, मतलब इसके अलावा, उसके अंदर यूज कर देते हैं. और अब तक उन्होंने वाला प्रोजेक्ट जो है रजिस्टर्ड भी नहीं कराया रेरा के अंदर, रेरा अथॉरिटी के पास. फिर उनको कोई एक एडवोकेट मिलता है, मिस्टर रहमान एडवाइस करता है रजिस्ट्रेशन के लिए. बोलता है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जो रेरा के अंदर लिमिट होती है एरिया की, वो 500 स्क्वायर मीटर होती है, वो भी क्रॉस कर रही है. इसके साथ जो तुम्हारा 8 यूनिट का क्राइटेरिया दूसरा होता है वो भी क्रॉस कर रहा है. तो वो उसकी जो एडवाइस उनकी वो क्या कहते हैं, अप्लाइड कर देते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए. जो मिस्टर आलोक है, मतलब जो सन ऑफ द मिस्टर गुलाटी, वो इनकॉर्पोरेट करता है कंपनी
डैट कंपनी नेम इज पावर सन प्राइवेट लिमिटेड। उसको कोई इस बिजनेस का एक्सपीरियंस भी नहीं था, फिर भी उसने अपनी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और उसने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके जो प्लॉट परचेज की थी मिस्टर पांडे से, उस प्लॉट को वो यूज करता है डैट बिजनेस के लिए। और वो फॉर बिजनेस के लिए क्या करता है, एक इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट मतलब क्या करता है, एक लोन लेता है बैंक से और उस पर जो इंटरेस्ट देता है वो हाई इंटरेस्ट रेट का लोन ले लेता है। और वो सेकंड ईयर में क्या होता है, एक तो पहले उसे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो सेकंड ईयर में उसे लॉस हो जाता है और उसका जो मतलब उसके जो अपने ट्रेड ऑपरेशनल क्रिएटर होते हैं और ट्रेड क्रिएटर होते हैं उनको पे नहीं कर पाता। तो कोई ऑपरेशनल क्रिएटर क्या होता है, उसको दिमाग खराब हो जाता है ऑपरेशनल क्रिएटर कि ये तो पैसे नहीं दे पाएगा, तो क्या करता है, एप्लीकेशन दे देता है उसको डिमांड नोटिस की। और जो एप्लीकेशन देता है वो 15 नवंबर 2019 के अंदर देता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। इसके बाद जो अलका फॉरेन में पढ़ रही थी मैनहट्टन में, उसके अपनी कंप्लीट करके एजुकेशन वो इंडिया में मूव कर जाती है। और वो जो गवर्निंग जो एग्रीकल्चर इनके एग्रीकल्चर जो ट्रस्ट मैनेज करती थी ना एग्रीकल्चर, तो उसमें वो एक गवर्निंग बॉडी में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, मतलब उसको मेंबर बन जाती है वो। अब वो कहती है कि वो चाहती है कि यार मैं ना यहाँ पे डोमिनेंस करूँ मार्केट में, मतलब क्या करती है फॉर डोमिनेंस करने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर मतलब कि जो और कोई कॉलेज है इसके उसको भी हम अपने एक्वायर कर ले। टू डोमिनेंस के लिए क्या कर लेती है, वो एक्वायर कर लेती है अनदर एग्रीकल्चर कॉलेज। अब उसने जब दूसरे एग्रीकल्चर कॉलेज को एक्वायर कर लिया तो उसके पास तो मोनोपोली पोजीशन आ गई। तो क्या करती है कि वो अपकमिंग ईयर से जो सारी फीस होती है उनको डबल कर देती है कॉलेज की। अब हमने देखा कि ये किस तरह से केस स्टडी, हम मूव करते हैं किसको, क्वेश्चन आंसर की तरफ। जो आपके दिए गए हैं केस स्टडी के अंदर, देखो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 2 मार्क्स इसका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी, पेनल्टी का अमाउंट पूछ रहा है इन ईच। जो अमाउंट क्या है किसके केस में, कि जो रेमिटांस की थी ना 2,60,000 में ओपी गुलाटी के द्वारा, तो उस केस में क्या पेनल्टी होगी। तो फर्स्ट पेनल्टी के क्या ऑप्शन देता है, कहता है फर्स्ट 2,60,000, सेकंड ऑप्शन 2 लाख, थर्ड 60 और डी 30,000। इसका आंसर देने के लिए या तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन 13 जो सेक्शन 13 है किसका, फैमा का। सेक्शन 13 क्या बोलता है कि जो जितना डिफॉल्ट होता है उसका 3 क्या लग सकती है, तुम पे पेनल्टी लग सकती है। इसके साथ हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो लिमिटाइज रेमिटेंस स्कीम है उसके अंदर हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं 2,50,000 तक। तो इसने कितना ट्रांसफर किया था, इसने किया था 2,60,000, हम 2,50,000 तक कर सकते हैं। मतलब इसने 10,000 का डिफॉल्ट किया, 10,000 का डिफॉल्ट और 3 मल्टीप्लाई की पेनल्टी लग सकती है, तो 30,000 की पेनल्टी लग सकती है 30,000 रुपये। बट अगर किसी को सेक्शन 13 याद नहीं है तो इसके अंदर एक और चीज़ थी कि फैरा और फैमा के अंदर आपने डिफरेंस देखा होगा। जो फैरा था उसके अंदर 5 टाइम पेनल्टी लग सकती थी, पर जो फैमा है उसके अंदर कितनी 3 टाइम पेनल्टी लग सकती है। तो वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी इसका आंसर अगर हमें वो याद है प्रोविजन, तो वहाँ से भी याद दे सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद हम मूव करते हैं किसकी तरफ, मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है, वो कहता है इफ द प्राइस ऑफ द फ्लैट, वो कहता है कि अगर यदि प्राइस ऑफ द फ्लैट कितना है 50 लाख, देन हाउ मच विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एडवांस डेट बुक फ्लैट, कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फ्लैट, कितना मैक्सिमम अमाउंट कितना एडवांस ले सकते हैं फ्लैट के लिए। तो इसके लिए रेरा पे मूव करना पड़ेगा और जो रेरा का सेक्शन 13 है उसमें जो एडवांस के बारे में लिखा हुआ है, तो कितना कर सकते हैं हम 10% कर सकते हैं। 10% कितना हो 50 लाख का 5 लाख, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द मिस्टर आर गुलाटी, कि जो कुछ एक्ट दिए गए नीचे उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑफेंस है अंडर द रियल एस्टेट एजेंट के अंदर, जो मतलब रेरा के अंदर है कौन सा, वो एक ऑफेंसिस है। फर्स्ट क्या है, नोट अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट अर्लियर स्टेज प्रायर टू द एक्सटेंशन ऑफ द प्लॉट, रिसीव करना एडवांस एंड इंस्टॉलमेंट विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और यूज करना 20% ऑफ द फंड फॉर कंप्लीटेशन ऑफ अदर ऑलरेडी ऑनगोइंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। इसके अंदर देखो फर्स्ट क्या है, नोट अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट द अर्लियर स्टेज, उसे अप्लाई करना चाहिए था रजिस्ट्रेशन के लिए, उसने नहीं किया, ये तो एक ऑफेंस है यस। दूसरा क्या है, रिसीव करना एडवांस एंड इंस्टॉलमेंट विदाउट प्रायर रजिस्टर, एडवांस जब भी रिसीव कर सकते हैं ना, पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये भी डिफॉल्ट किया है उसने, ऑफेंस किया है। थर्ड क्या बोलता है, यूज करना 20% ऑफ द फंड, 20% ऑफ फंड नहीं 30% तक लिमिट है, यूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब हम एडवांस रिसीव करके 30% तक यूज कर सकते हैं, इसने तो फिर भी 20% तक किया है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर हुआ बी, मतलब इसका बी आंसर हो गया। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, मूव करते हैं 4 नंबर जो हमारा एमसीक्यू है उसमें। 4 नंबर एमसीक्यू में बताया इन हाउ मैनी डेज पूछ रहा है, पावर सन प्राइवेट है, जो पावर सन लिमिटेड जो आलोक के द्वारा कंपनी इनकॉर्पोरेट गई थी, नीड टू रिस्पॉन्ड द डिमांड नोटिस, किसी ऑपरेशनल क्रिएटर ने उसको डिमांड नोटिस दिया था ना 15 नवंबर को, तो कितने दिन में क्या कर सकता है,
रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा मिस्टर आलोक को, मतलब मिस्टर आलोक क्या पर जो पावर सन प्राइवेट लिमिटेड को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा उस डिमांड नोटिस का। तो इसके लिए आपको किस पे करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सेक्शन 8 याद होना चाहिए। सेक्शन 8 में बोलता है कि अगर ऑपरेशनल क्रिएटर डिमांड नोटिस देता है किसको, डेटर को, कॉर्पोरेट डेटर को, तो कॉर्पोरेट डेटर को विद इन द 10 डेज के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, या तो ये बताना पड़ता है कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है, या तो ये हमारे बीच में कोई क्या करता है, डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। तो 15 को उसको एप्लीकेशन मिली थी, तो 15 से 10 डेज कितना हुआ, 15 से 10 हुआ 25 तक, मतलब उसे क्या करना है, रिस्पॉन्ड कर सकता है वो। तो 25 इसका आंसर हो गया, सी हो गया। इसके बाद मूव एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 बोलता है कैन मिस्टर आलोक बी हेल्ड एज अ बेनामीदार। जो मिस्टर आलोक था क्या उसे बेनामीदार बोला जा सकता है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन 1988। बेनामीदार के लिए आपको जब आप पीबीटीपीए पे जाओगे, वो क्यों बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो उसके फादर थे गुलाटी जी ने क्या किया था, वो पांडे जी से प्रॉपर्टी परचेज की थी और उसको इन द फेवर ऑफ द रजिस्ट्रेशन करवाया था, किसके, आलोक के फेवर में रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो क्या इसको बेनामीदार बोल सकता है। जब आप बेनामीदार की डेफिनेशन देखोगे तो वहां पर एक एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन क्या है उसके अंदर, कि अगर कोई पेरेंट्स है, अगर वो क्या करते हैं इन द नेम ऑफ द चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसमें वो चिल्ड्रन होगा, बेनामीदार नहीं कहलाएगा। तो ये एक्सेप्शन में का वर्ड है। तो इसका आंसर क्या हुआ, यस। यस तो हो ही नहीं सकता, यस नहीं हो सकता बेनामीदार। थर्ड क्या था, नो बिकॉज ही इज अ सन ऑफ मिस्टर आर गुलाटी। यस ये कह रहा है सन ऑफ द डे हु पेड द कंसिडरेशन। थर्ड क्या होता है, बिकॉज नो, थर्ड भी नो बोल रहा है, पर क्या बोल रहा है, बिकॉज ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन ऑफ द। ये जरूरी नहीं होता कि जो बेनामीदार हो पार्टिसिपेट करे। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ सी। इसे एलिमिनेशन मेथड से हमने किया है, और बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके लिए। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है पार्ट बी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आपको क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ता है। और फ्रेंड्स इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बुक पे डिपेंड करो कि ओपन बुक एग्जाम है तो बुक को देख के कर लोगे, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हमें एक्ट पता होना चाहिए कि प्रोविजन क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जब भी कंप्लीट पेपर कर पाओगे। तो मूव करते हैं। तो वो करते क्या, इज द एक्ट ऑफ मिस्टर राधा, मिस्टर राधा नहीं मिसिज, ये मिसिज राधा है, ऑफ द एंड मिसिज ओपी, मिस्टर ओपी गुलाटी, मतलब जो राधा एंड ओपी गुलाटी है, क्या उनके द्वारा जो किया गया था, क्या डिस्क्लोजर, मतलब कोई भी विदाउट कोई भी डिस्क्लोजर नहीं किया गया था, और पास थ्रू हो गए थे कहाँ से, ग्रीन सिग्नल से। वो ग्रीन चैनल से क्या हो गए थे, पास हो गए थे, जो उन्होंने आर्टिकल परचेज किए थे मैनहट्टन से, यूनाइटेड स्टेट। क्या वो कंस्टिट्यूट करता है ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। वो कहता है कि क्या उन्होंने जो परचेज किए थे ना आर्टिकल, वहां से आर्टिकल क्या था, गोल्ड और गोल्ड कॉइन और एक डिवाइस परचेज किया था, उसका डिस्क्लोजर ही नहीं किया था कस्टमर अथॉरिटी को, तो क्या ये ऑफेंस माने जाएगा पीएमएलए के अंदर। पीएमएलए के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीजें से नोट करना कि जब भी पीएमएलए के अंदर कोई ऑफेंस माना जाता है तो हमें क्या है, पहले तो ऑफेंस की डेफिनेशन वहां पे क्या है, ऑफेंस है एक ऑफेंस, उसके अंदर शेड्यूल ऑफेंसेस होते हैं। कभी भी कोई जनरल क्वेश्चन आए ना, काफी सारी केस स्टडी के अंदर है, तो वो ना सीधा किसको पूछता है, ऑफेंस पूछता है। तो आपको ना शेड्यूल ऑफेंसेस कवर पता होने चाहिए। तो शेड्यूल ऑफेंसेस की आपकी बुक में लिस्ट है, तो मैंने डाउनलोड की हुई है, मैं देखता हूँ उसको हम किस तरह से देखते हैं। देखो जो शेड्यूल ऑफेंसेस है, शेड्यूल ऑफेंसेस उसके अंदर क्या है, डिफरेंट ऑफेंसेस दिए गए, तो वहां से हम देख सकते हैं एक्ट वाइज डिफरेंट। यहाँ पे क्या कस्टम एक्ट की पूछ रहा है। अब ये फर्स्ट क्या है, ऑफेंसिव अंडर द इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड का तो हमारा है ही नहीं, तो इसके अंदर ये। दूसरे क्या है, नारकोटिक ड्रग्स का नहीं है हमारा, एक्सप्लोसिव भी नहीं है हमारा, अनलॉफुल एक्टिविटीज भी नहीं है, अंडर आर्म्स एक्ट भी नहीं है हमारा क्या वाइल्ड लाइफ का भी, हमारा तो कस्टम का है ना। तो अंडर इंपोर्टेड ट्रैफिक का हो गया, ये प्रिवेंशन करप्शन एक्ट हो गया, एक्सप्लोसिव का नहीं है, एंटी क्विक बनी है, ये किसका, सिक्योरिटी एक्सचेंज का भी नहीं है, ऑफेंसिव अंडर द कस्टम, ये क्या है, पैराग्राफ 12 के अंदर कवर्ड है। इवेजन ऑफ द ड्यूटी एंड द प्रोहिबिशन सेक्शन 135। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कस्टम एक्ट के अंदर भी ऑफेंस कर दिया, कहा सेक्शन 135 के अंदर इवेजन ऑफ ड्यूटी, और जो एक क्या शेड्यूल ऑफेंस है, जो पीएमएलए की लिस्ट है ना शेड्यूल ऑफेंसेस के अंदर, तो पैराग्राफ 12 के अंदर क्या है, वो कवर्ड है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कि इन्होंने क्या एक ऑफेंस कर दिया है, तो हम इसे मानेंगे क्या कि यार ये तो ऑफेंस है जो पीएमएलए के अंदर कवर्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, यस दे इनकर्ड ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक ऑफेंस कर दिया है। तो उसने ये पूछा था क्या ये कंस्टिट्यूट करता है द ऑफेंसी अंडर द पीएमएलए, यस ये ऑफेंसी से अंडर द पीएमएलए। तो आपको एक्सप्लेनेशन कर देनी है। उसके बाद क्या बोलता है कि जो पावर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड है, पावर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड क्या है, पावर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड जो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी, किसके द्वारा, जो आलोक के द्वारा इनकॉर्पोरेट गई थी, वो फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन द ऑपरेशन, मतलब का उसको मुश्किल हो रहा है अपना बिजनेस चलाना, ऑलरेडी डिफॉल्टिंग मेकिंग द पेमेंट ऑफ बोथ फाइनेंस ऑपरेशन, उसने ऑलरेडी क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया है पेमेंट के अंदर। तो सो इफ पावर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड वांट टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, एग्जामाइन वेदर इट कैन इनिशिएट द रिजोल्यूशन प्रोसेस, क्या वो कर सकती है। इसके लिए देखो, इसके अंदर जो आईबीसी है उसके अंदर अगर आपको इंसॉल्वेंसी करवानी है, तो इंसॉल्वेंसी के लिए आपको पता होना चाहिए सेक्शन 7
सेक्शन 9 और सेक्शन 10। 7 किसके लिए बोलता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी को क्या कर सकता है, स्टार्ट करवा सकता है। सेक्शन 9 ऑपरेशनल क्रेडिटर, और सेक्शन 10 बात करता है कि कॉर्पोरेट डेटर भी खुद भी क्या कर सकता है, इंसॉल्वेंसी जो रिजोल्यूशन है उसे स्टार्ट करवा सकता है। तो उसके लिए उसे एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, मतलब रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो यस, ये कर सकता है। इसका आपको क्या करना है, इसको प्रोसेस बता देना है कि ये एप्लीकेशन करेगा किसको, जो अथॉरिटी को एप्लीकेशन करेगा एनसीएलटी को, उसके साथ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बताएगा, और जो फाइनेंशियल प्लान है, क्या रिवाइवल प्लान है वो देगा। तो इसके पर इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताने की, कब नहीं कर सकता है, कब नहीं कर सकता। ऑलरेडी अभी 12 मंथ के अंदर किया और डिफॉल्ट किया हुआ है प्लान का, जो मतलब रिस्ट्रक्चर प्लान बनाया था उसका डिफॉल्ट किया, तो कुछ ऐसी 3-4 कंडीशन होती है कि जब वो नहीं कर सकता। तो आपको ये एक्सप्लेन कर देना है क्वेश्चन 7 के अंदर। क्वेश्चन 8 जो है इसका, क्वेश्चन 8 है, Alka is highly passionate about the implementing the strategies that is she learned डूइंग द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो मतलब वो एजुकेशन उसने कंप्लीट की थी अपनी, कहाँ से, मैनहट्टन से। तो वो उन एजुकेशन की एप्लीकेशन को यूज करना चाहती है, कहाँ पे, यहाँ पे आके इंडिया के अंदर। इज एनी ऑफ हर एक्शन और इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडीज अडोप्टेड बाय हर ओन इन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द कंपटीशन एक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ गया, मतलब कंपटीशन एक्ट पे लिया है आपको डायरेक्ट। वो बोलता है कि जो उसने स्ट्रेटेजी पता है क्या अडॉप्ट की थी, उसने पहले तो मोनोपोली क्रिएट करी अपनी, मतलब दूसरी कंपनी को एक्वायर किया। एक्विजिशन से कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या नहीं होना चाहिए, कंपटीशन पे कोई भी एडवर्स एप्रिसिएबल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक्विजिशन को रोक नहीं लगाता कंपटीशन कमीशन, पर अगर उससे तुमने एक्विजिशन के बाद कुछ एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट हुआ तो रोक लगाएगा वो। तो इसने क्या किया, पहले तो मोनोपोली क्रिएट की अपनी, और वो क्या करना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं एब्यूज करूँ डोमिनेंस पोजीशन को, मतलब वो अपकमिंग ईयर से क्या करना चाहती थी, एजुकेशन की जो फीस थी उसके लिए वो क्या करना चाहती थी, उसको इंक्रीज करना चाहती थी। तो इसमें क्या किया उसने, यहाँ पे उसने ऑफेंस कर दिया अंडर द कंपटीशन एक्ट के अंदर। तो आपको ये एक्सप्लेन कर देना है। इनके आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर दिए हैं। फर्स्ट का आंसर उन्होंने 30,000 दिया, और क्या बोला, 3 टाइम्स यस। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे, सेकंड क्वेश्चन था कि कितना अमाउंट एडवांस हो सकता है, वो 10% हो गया, ये भी सही है हमारा। इसके बाद है फोर्थ कि 10 डेज, सेक्शन 8 जो मैंने बोला था आपको। और गुलाटी क्या है, ये एक क्या है, विल नॉट बी कंसिडर एज द बेनामीदार, बिकॉज ये एक्सेप्शन के अंदर कवर्ड है। इसके बाद यहाँ पे क्या था, प्रोसीड ऑफ द क्राइम में शेड्यूल ऑफेंस के अंदर पैराग्राफ 12 सेक्शन 148 कस्टमर, वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे आप उसको लिख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे बैगेज का कोई डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। इसके बाद 7 है किसका, इंसॉल्वेंसी का, जी की जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी उसके द्वारा वो उसको क्या करना चाहता है, इंसॉल्वेंसी। तो इसमें क्या है, डिफॉल्ट हुआ है तुम्हारा। तो सेक्शन 7, 9, 10 ये 3 एक्ट में 3 मैंने सेक्शन बताए आपके। तो पावर्सन पे क्या है, कॉर्पोरेट डेटर है वो अपना स्टार्ट कर सकता है किसके अंदर, सेक्शन 10 के अंदर कर सकता है। तो उसमें एप्लीकेशन फर्निश करेगा और IRP को अपॉइंट करेगा, सब चीज़ें आप देख लेना। इसके बाद है 8 क्या था, डोमिनेंट पोजीशन वाला, जो अभी अलका वाला था। इसके अंदर नो एंटरप्राइज और द ग्रुप सेल अब्यूज द डोमिनेंट पोजीशन को, डोमिनेंट पोजीशन को क्या नहीं करेंगे, अब्यूज नहीं करेंगे। इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, वो कहता है कि एक्वायरिंग डोमिनेंसी इज नॉट ऑफेंस बट अब्यूज ऑफ द डोमिनेंसी इज एन ऑफेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डोमिनेंसी को एक्वायर करना ऑफेंस नहीं है, बट अगर तुम उसको अब्यूज करोगे दैट इज द ऑफेंस अंडर द कंपटीशन एक्ट। तो हम इस केस स्टडी को क्या है, हमारी केस स्टडी यहाँ पे फिनिश होती है। इसके बाद मेरी केस स्टडी सेकंड आएगी, इसके अंदर 5 केस स्टडी है, तो 5 पार्ट्स में मैं इनको करूँगा सेकंड केस स्टडी में। इसके बाद आपको दूंगा, उसे भी कंप्लीट करना, इससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट डेवलप होगा।